नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अवैध प्लाटिंग पर कलेक्टर सख्त, मनगटा में चला बुलडोजर। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर की तरह राजनांदगांव में भी दवा दुकानें रही बंद। और कायस्थ समाज संघ हिंदू संगठनों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के मनगटा क्षेत्र में बिना अनुमति और रेरा नियमों का उल्लंघन कर अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई में मैरिज पैलेस और रिसॉर्ट सहित करीब 150 एकड़ जमीन पर अन्य निर्माण कार्य को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अतिक्रमण अभियान के तहत इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राजनांदगांव जिले के मनगटा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन चेतना केंद्र विकसित किया गया है। पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही के चलते यहां कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रशासन को सूचना प्राप्त हुआ था कि मनगटा में बिना वैधानिक अनुमति एवं रेरा के नियमों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को जांच पर लगाया और सही पाए जाने पर उन्हें कई बार नोटिस दी गई। नोटिस के पालन न होने पर उक्त कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ समय से लगातार इसमें अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाइयाँ चल रही है। आज मनगट्टा में लगभग 120 से 130 एकड़ के बीच में जो है अवैध प्लॉटिंग, उसको तोड़ा गया है। उसके अलावा लगभग 10-20 एकड़ ऐसे भी होंगे जो सरकारी ज़मीन वहाँ की होगी जो उसके मध्य आ रही थी, उसको भी कब्जा मुक्त किया गया है। और इस संबंध में किसी भी तरह के जो एक प्लॉटिंग से संबंधित रेरा का जो अनुमति है वो नहीं ली गई थी और जो रेवेन्यू के जो नियम है वो फॉलो नहीं किए गए थे। इस पे हम लोगों ने लगातार उनको नोटिस दिए, सूचित किया इस कब्जा को हटाने के लिए। उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं हुई, उन्होंने खुद से कब्जा नहीं हटाया, तो आज प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमें और भी जगह चिन्हांकन मिला है। राजस्व विभाग की टीम सुबह यहां पहुंची। भूमाफियाओं के अवैध निर्माण, मैरिज पैलेस व रिसॉर्ट को ढहाने की कार्रवाई की गई। इस पूरे अवैध कारोबार और निर्माण के पीछे दुर्ग और भिलाई के रसूखदार और बड़े व्यवसायियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से इलाके के भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के बीच हड़कंप मच गया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। ऑनलाइन दवाइयों की अवैध बिक्री के विरोध में देश भर सहित छत्तीसगढ़ केमिस्ट ने 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है। इसके तहत राजनांदगांव दवा विक्रेता संघ ने अपनी दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ऑनलाइन नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में राजनांदगांव जिला दवा विक्रेता संघ ने मोर्चा खोल दिया है और शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है। दवा विक्रेता संघ ने ऑनलाइन नकली दवा बिक्री बंद करने, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री रोकने तथा छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों को सुरक्षा और समान अवसर देने की मांग की है। ऑनलाइन का जो व्यापार है वाकई में मॉनिटरिंग होती नहीं है। थोड़े से पैसे के लालच में हम अगर ये करते हैं तो अपने व्यापारियों और व्यापार का अन्याय करते हैं। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा, इस हड़ताल में जाने वाले जितने भी लोग, सबसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन से कोई भी सामान मंगाना बंद करें। मेडिकल ने इस सारे किस्म के सामान का ऑनलाइन का विरोध करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं ही मान लो सराफा वाला हूँ, मैं कपड़ा मंगाता हूँ, मेडिकल वाला है दवाई नहीं मंगाता, सोना चांदी मंगाता है। सभी जब इसमें एकजुट होंगे और जब हम ऑनलाइन का सभी विरोध करेंगे तो सामान मंगाएगा कौन? हम किसी व्यापार को बंद करने का समर्थन नहीं करते। हम यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन मंगाना छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मुख्य मांग ये है कि कोविड के समय में जब हैंड टू हैंड मेडिसिन चाहिए था, लोगों का जीवन बचना चाहिए था, उस समय लोकल केमिस्टों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने गांव के लोगों को बचाने में पूरा सहयोग दिया।
और उस सहयोग का परिणाम ये हुआ कि हम कोविड से अपने आप को बचा पाए। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सी ऐसी दवाइयां, जेनेरिक दवाइयां जिनमें परसेंटेज का मामला बहुत ज्यादा होता है, उससे वो लोगों को भ्रम में डालकर सप्लाई करते हैं और बाद में फिर ऑनलाइन वालों से कस्टमर का विवाद होता है। दवाइयों की एक्सपायरी चेक नहीं हो पाती, दवाइयों की क्वालिटी चेक नहीं हो पाती। हमारे यहाँ हर दुकान में 2-2, 3-3 फार्मासिस्ट हैं। एक ऑनलाइन वाले के पास में एक फार्मासिस्ट सफिशिएंट है जो सबको चेक कर नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। तो भ्रम में डाल के कस्टमरों को वो परसेंटेज के नाम से लुभावने ना व्यवस्था देकर माल सप्लाई करते हैं। उसकी गुणवत्ता का जांच होना बड़ा मुश्किल है। जब भी दवाई है दुख में सुख में टाइम में बिना टाइम में हमारा लोकल मेडिकल साथ देगा। दूसरा डॉक्टर लिखा उसके हिसाब से ही दवाई देगा, कोई रद्दोबदल नहीं करे। मान लो कभी नहीं मिली तो बोलते हैं आप डॉक्टर से पूछ के आ जाओ भैया, उसके बाद ले जाए या ले जाओ दिखा दो। इतना कॉपरेट करता है। आधी रात को आएगा हम दवाई देते हैं उनको, इससे ज्यादा हम क्या सर्विस दें, क्या ईमानदारी से काम करें। उसके बाद भी हमारी तकलीफें बढ़ते जा रही है। यही हमारा निवेदन शासन से इस पर ध्यान दे। दवा विक्रेता संघ ने लोगों की सेहत और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करने की अपील भी की है। जिला दवा विक्रेता संघ का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना पर्याप्त जांच के दवाइयों की बिक्री हो रही है, जिससे नकली और नशीली दवाओं के प्रसार का खतरा बढ़ रहा है। इससे न केवल मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है, बल्कि लाखों छोटे दवा विक्रेताओं के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देश भर में करीब 12,50,000 दवा विक्रेताओं के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कड़े नियम बनाए जाएं और अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। दवा विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। कायस्थ समाज की युवती के साथ मुस्लिम समाज के युवक का प्रेम प्रसंग और कोर्ट मैरिज के लिए उनके द्वारा किए गए आवेदन के बाद बीते 3 दिनों से राजनांदगांव शहर का माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू संगठन के लोग लगातार युवती को उसके माता पिता को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वहीं युवक पर आपराधिक मामला होने का हवाला देकर लड़के के साथ रहने से युवती की सुरक्षा पर चिंता भी जता रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे कायस्थ समाज और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां उन्होंने सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ी और यहां से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इधर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन संगठन के लोग गेट पार कर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचने में सफल रहे। यहां उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए लड़की की सुरक्षा पर चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि कलेक्टर से मुलाकात हुई है, जिसमें कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि अभी लड़की 2 दिन तक सखी सेंटर में रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन लड़की हमारे सुपुर्द नहीं कर रहा है। अब इस मामले में समाज की बड़ी बैठक लेकर आगे उग्र आंदोलन करने की निर्णय लिया गया है। देखिए, कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई इस विषय पे, तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है हमको कि लड़की को अभी किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे, ये अपना सखी सेंटर में ही 2 दिन रहेगा। लेकिन अब क्या है कि 29 तारीख को उनका विवाह है, कोर्ट मैरिज के हिसाब से उनका विवाह है, तो उस विवाह तिथि में तो वहां पे पेश करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम कलेक्टर साहब से एक मांग किए थे कि लड़की को हमें सौंपा जाए। तो इसमें जो है काउंसलिंग की बात आती है कि भाई लड़की से जो काउंसलिंग होना है, तो लड़की जो है माँ बाप के पक्ष में नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है सखी सेंटर में ही रहे, लेकिन हमको वहां पे अनुमति है कि खाना आना ले जाके दे सके या दे सकते हैं। ऐसा हमने अपने तरफ से अपने विषय रखा, तो बोले इस पर विचार करेंगे, ऐसे वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो अभी जो बातचीत हुआ अंदर में वो हमको माकूल स्थिति पे बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है उसके लिए हमको एक उग्र आंदोलन और बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन से हमने अपेक्षा किया था कि लड़की को हम लोगों को सुपुर्द करके मामला को रफा दफा करना है अपने को, लेकिन वो नहीं हो पाया। और सारे समाज के साथ में हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे और बड़ी बैठक के पश्चात में निर्णय लिया जाएगा कि आगे हमको क्या कार्रवाई करना है।
विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि युवक आपराधिक बैकग्राउंड का है, उस पर हत्या का प्रकरण है। उन्होंने कहा कि युवती लड़के के साथ सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लड़की को 1 माह लड़के के संपर्क से दूर रखा जाए, तभी वह निर्णय ले पाएगी। हम कलेक्टर साहब से एक निवेदन किए हैं, क्योंकि लड़का क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, 302 की धारा लगी हुई है। लड़की किसी भी प्रकार से उसके घर में सुरक्षित नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से वो यहाँ से जाए। उसके लिए जो हो सकता है हम लोग करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि लड़की को कम से कम 1 महीना अलग रखा जाए लड़के से, तभी वो अपना निर्णय लेने में सक्षम रहेगी। अभी उसके ऊपर बहुत दबाव है और बहुत प्रेशर में है, जो अभी बाहर से समझ हमको नहीं आएगा। ये सब बातें कई बार परिवार को भी धीरे से मालूम पड़ती है, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत में मालूम पड़ जाए। वो तो होता ही है। वो क्या होता है, जो लड़के वाले होते हैं, इस प्रकार के लड़के रहते हैं, वो अपना साम दाम दंड भेंट जैसा भी होता है वो अपनाते हैं। लेकिन जो बाकी है, हर कोई उसी प्रकार से नहीं कर पाता ना, तो फंस गई लड़की। अब उसको निकालना है। मेन मुद्दा भी ये है, लड़की को बचाना है बस। और उसके लिए जो भी करना चाहे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सर्व समाज हिंदू समाज करेगा। इस मामले में पहले दिन ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने नाराजगी जताई थी। वहीं अब युवती को उसके परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। श्रेयस वर्मा के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लोक कल्याण के लिए संगीत में भागवत कथा का आयोजन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ी सरयू पारिन ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से शहर के गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन कराया जा रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। 17 मई से 23 मई तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा का रसपान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। इस दौरान व्यासपीठ से प्रसिद्ध कथावाचक
भगवताचार्य पंडित होमेंद्र प्रसाद दुबे सुर्गी वाले अपने मुखारविंद से कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा के आयोजन को लेकर सरयू पारीन ब्राह्मण समाज की कोषाध्यक्ष वंदना तिवारी ने बताया कि वर्ष भर महिला मंडल के द्वारा कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास को देखते हुए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पितरों और पूर्वजों को यह भागवत कथा समर्पित है। वहीं महिला मंडल की अध्यक्ष मिथिलेश दिनेश शर्मा ने कहा कि इस कथा को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। समाज ये तत्वाधान में ये रामायण पारायण का कार्यक्रम चल रहा है, भागवत के पारायण का काम चल रहा है, जिसमें जो हमारे माता पिता जो खत्म हो जाए रहते हैं उनकी ओर से और उनके परिवार के लोग इसमें सहभागी है। ये जो आप देख रहे हैं उनके पीठ है, उसी के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। और इससे पहले महिला लोग बटुक का भी कार्यक्रम करते, उपनयन का भी कार्य करता है, हर वर्ष करते आए हैं। और इस वर्ष उन्होंने एक संगठन बना के उन्होंने ये कहा कि हमको इस समय भागवत पारायण करवाना है और अपना महिलाओं का और अपने मोहल्ले का उत्थान करना है। इसलिए सभी महिलाएं लोग मिलके सहभागिता बना के इस कार्यक्रम को बढ़िया सफल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरयू पारीन महिला ब्राह्मण समाज जिला राजनांदगांव से प्रतिवर्ष कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन बड़े रूप में करती है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास को देखते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पंडित जी सुर्गी से आए हुए हैं, श्री होमेंद्र प्रसाद दुबे जी हैं और बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिवस है, जिसमें समुद्र मंथन, वामन अवतार और श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है और यह आयोजन बहुत ही सुंदर और धूमधाम से संपन्न होने वाला है। हमारा सरयू पारीन महिला ब्राह्मण समाज इतने सक्रिय और मेहनती है, जिसके फलस्वरूप हम यह आयोजन कर पा रहे हैं और प्रतिवर्ष बड़े रूप में, बड़े पैमाने में एक धार्मिक आयोजन साल में एक बार किया जाता है। इस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो किया जा रहा है वो अपने पितरों को, पूर्वजों को समर्पित है। यहाँ पर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पितरों के लिए पाठ पारायण का पाठ करवा रहे हैं, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ी सरयू पारीन ब्राह्मण की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से 17 तारीख से भागवत चालू हो गया है। अब बहुत सुंदर कथा हो रहा है। हमारे गुरु जो है हेमंत प्रसाद दुबे, बहुत सुंदर कथा हो रहा है। 17 मई को कलश यात्रा, वेदी पूजन, गोकर्ण कथा, सुखदेव कथा के साथ कथा आरंभ हुई। वहीं 18 से 20 मई तक सती चरित्र, श्री ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम अवतार, कृष्ण अवतार पर कथा हुई। वहीं 21 मई को कंसवध, रुक्मणी विवाह, 22 मई को बाणसूर कथा, सुदामा चरित्र और 23 मई को परीक्षित मोक्ष, चढ़ोतरी, गीता हवन के साथ पूर्णाहुति संपन्न होगी। संगीत में इस भागवत कथा को श्रद्धालु बड़े ही एकाग्रता से सुन रहे हैं। श्रेयस वर्मा के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ग्राम पलांदुर में सुशासन तिहार के दौरान हुए चाकूबाजी मामले में घायल सरपंच मानिक वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमलावर जितेंद्र यादव द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप को बेबुनियाद बताया है। बीते 18 मई को ग्राम पंचायत पलांदुर में सुशासन तिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान गांव के ही जितेंद्र यादव नामक युवक ने मंच पर मौजूद सरपंच मानिक वर्मा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच को पेट में मामूली चोट आई और वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। जब पुलिस आरोपी को वाहन में बैठा कर ले जा रही थी, तब उसने सरपंच पर अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच ने कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। आरोपी की पत्नी गाँव में रहती ही नहीं है, वह हैदराबाद में रहती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि मैं आरोपी पर मानहानि का दावा भी प्रस्तुत करूंगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरपंच ने कहा कि पुलिस के द्वारा जब आरोपी से थाने में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं सरपंच पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि मैं कलेक्टर को मारना चाहता था। हम यही चाह रहे हैं जो हमारे सामने उनका ऑफिस में चौकी में वो बयान हुआ है, उसके ऊपर हमारे सामने बयान आने के बाद भी जितेंद्र को बुलाकर बातचीत की है और बातचीत करने के बाद में डीओपी जायसवाल और हमारे खरे सर टीआई उनके समक्षा और मेरे साथ में मेरे साथी ओम प्रकाश वर्मा और मौजूद मैं सरपंच के सामने जितेंद्र को बुलाकर बयान लिया कि आप मेरे को किस कारण मारा है, आप साफ साफ बताओ। तो उसने साफ बोला कि मैं आपको कभी मैं मारना नहीं चाहता चाचा जी, मैं कैसे मारा, मैं आपके सामने शर्मिंदगी हूँ और शर्मिंदगी होकर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे को कुछ मत बोले। मैं कहा जब मेरे को मारना चाहता आप किसको मारना चाह रहे थे? तो सच सच मुझे बताने के बाद में ले देकर होता है मैं कलेक्टर को मारना चाहता हूँ, कलेक्टर को मारना चाहता हूँ। तो कलेक्टर क्यों मारना चाहते हो? मैंने पूछा, डीओपी ने पूछा, खरे साहब टीआई ने भी पूछा कि कलेक्टर को क्यों मारना चाहते हो, उसका तो ऑप्शन होगा ना कुछ, आप बताओ तुरंत। बाद में उसके बाद क्या बयान हुआ, गाड़ी से उसको ले गया, गाड़ी में जाते जाते उन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मेरे पत्नी को 2 महीने के पहले छेड़छाड़ किया। किन लोग ने आरोप लगाया? जितेंद्र यादव ने, ऐसा उसमें आया है न्यूज में। टीआई ने नहीं बोला है मेरे को ऐसा, टीआई के पास मैंने भेजा है, टीआई नहीं बोला कि आपके ऊपर ऐसा आरोप लगा है करके। तो मैंने आवेदन लेकर के टीआई साहब के पास में गया, आवेदन लिखा है और अधीक्षक के पास में भी आवेदन लिखा है कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जांच होकर के जांच निष्पक्ष सत्य होना चाहिए ताकि जिसके ऊपर भी अगर गलत निकल उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच मानिक वर्मा के साथ गांव के पंच और ग्रामीण भी मौजूद रहे। अंकलू साहू, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।